हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पीजीटी के लिए है। अगर आप नागरिक शास्त्र से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश का, प्रतिषेध का, अधिकार परीक्षा का। तो आंसर हो जाएगा परमादेश। परमादेश रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स। परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति व सार्वजनिक अधिकारी के लिए आदेश जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उससे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इससे किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों एवं सरकार के खिलाफ सामान्य उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। अगला है नंबर 2 क्वेश्चन, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है ये बताना है आपका। तो इसका संबंध आपका है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। तो इसका किससे संबंध है? डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से एक्स वाई का संबंध है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। डगलस मैकग्रेगर ने मानवीय अभिप्रेरणा के संबंध में परंपरागत विचारधारा एक्स तथा आधुनिक विचारधारा वाई की विवेचना की। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपागम से है। यह सिद्धांत मनुष्य तथा प्रबंधन के बीच संबंधों को नई दृष्टि देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा या खूनी क्रांति से आएगा। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा, केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, या दूसरा ऑप्शन है केवल पश्चिमी देशों में आएगा, तीसरा है धीमे धीमे आएगा, चौथा है खूनी क्रांति से आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा धीमे धीमे आएगा। व्याख्या देखिए। फेबियन समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ। फेबियन समाजवाद का उदय कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, जो एक विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। जो एक विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। इसका विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। ये पूंजीवादी के विरोधी होते हैं। फेबियन समाजवाद में विश्वास रखने वाले पूंजीवादी के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेशों में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश होता है। अंतर आत्मा के आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा अंतर आत्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतर आत्मा की आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। तो ये किसका विश्वास था? हेनरी डेविड थोरो का। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। हेनरी डेविड थोरो एक दार्शनिक विचारक था। वह राज्य से ज़्यादा व्यक्ति की आत्मा में विश्वास करता था। हेनरी डेविड थोरो एक दार्शनिक विचारक था। वह राज्य से ज़्यादा व्यक्ति की आत्मा में विश्वास करता था। थोरो के अनुसार अंतर आत्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। महात्मा गांधी थोरो के राज्य की अवधारणा से प्रभावित थे। ठीक है।
अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन की सूची पद्धति से मुख्यतः किसको लाभ होता है? निर्वाचन की सूची पद्धति से मुख्यतः किसको लाभ होता है? धनी, निर्दलीय प्रत्याशी को, ठीक है, निर्धन युवा प्रत्याशी को, समूहों और दलों को, श्रमिक संघ के निर्दल प्रत्याशियों को। तो किसको होता है इसका लाभ? सूची का, निर्वाचन सूची पद्धति को किसको लाभ होता है? समूह और दलों को लाभ होता है। निर्वाचन सूची पद्धति से प्रमुखतः समूहों और दलों को क्या होता है? लाभ होता है। वो आसानी से सूची पा लेते हैं कि किसका किसका निर्वाचन क्षेत्र में नाम है या नहीं है, ये सब होता है। निर्वाचन की सूची पद्धति के अनुसार पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जिसमें चुनाव समूहों एवं दलों के आधार पर होता है तथा उम्मीदवारों को उनके राजनीतिक दलों के चिन्हों के अनुसार एक सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा दोस्तों स्टाफ और सूत्र संस्था। स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में स्टाफ का संबंध योजना आयोग या नीति आयोग से है, जिसका कार्य परामर्श देना व नियोजन है, तथा सूत्र संस्था का संबंध रेलवे से है, जिसका संबंध कार्य करने से है। स्टाफ और सूत्र की अवधारणा सर्वप्रथम सैनिक संगठन में उत्पन्न हुई। आगे देखिए 7 नंबर, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य है। तो यह वक्तव्य क्या है? व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकवादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह जो वक्तव्य है, कथन है, वह क्या है ये बताना है। प्रमुखतः सत्य है, प्रमुखतः असत्य है, अर्थहीन है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुखतः सत्य है इनके अनुसार। ठीक है, दोनों जो मानते हैं उनके अनुसार। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई तथा अराजकतावादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक जो होते हैं वो राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं, आवश्यक बुराई मानते हैं, और जो होता है अराजकतावादी जो विचारक हैं वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। दोनों का कथन एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन दोनों कथन सत्य है। यह वक्तव्य प्रमुखतः सत्य है। यह दोनों राज्य विरोधी हैं। ये दोनों क्या हैं? राज्य विरोधी हैं, किंतु दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? लेकिन अंतर है। आगे देखिए, यथार्थवादी विचारक की जो यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हंस मार्गेथाउ है। ठीक है, हंस मार्गेथाउ है, मार्गेथाउ है, कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो ये है, व्याख्या देख लीजिए। पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक के लेखक हंस मार्गेथाउ थे। वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में एक यथार्थवादी विचारक थे। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसमें लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किसमें लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? किसमें प्रेरणा प्राप्त हुई लाक के विचारों को? तो 1655 के हिंसक क्रांति में, 1642 के ग्रीक क्रांति में, 1650 के स्वर्णिम क्रांति में, 1688 के स्वर्णिम क्रांति में। तो आंसर हो जाएगा 1688 के स्वर्णिम क्रांति में। 1688 के स्वर्णिम क्रांति में क्या हुआ? लाक के विचारों को क्या होता है? इससे प्रेरणा प्राप्त हुई। व्याख्या देख लीजिए। जॉन लाक 17वीं सदी का प्रमुख राजनीतिक विचारक था। उसे उदारवाद का जनक माना जाता है।
लॉक ने राज्य के दैविक सिद्धांतों को खारिज कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1688 में इंग्लैंड की जनता ने जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया और बिना रक्त बहाए 1688 की स्वर्णिम क्रांति संपन्न हुई। 1688 की सुनहरी क्रांति भी बोला जाता है या स्वर्णिम क्रांति संपन्न हुई, ये इंग्लैंड से संबंधित है। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिकी और भौगोलिक ध्रुवी क्या थी? सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिकी और भौगोलिक धुरी क्या थी? तो ये क्या था, ये आपको बताना है। तो ये था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद पश्चिमी बनाम पूर्वी। ठीक है, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद या पश्चिमी बनाम पूरब था, तो ये याद रखेंगे। इस समय क्या हुआ था, वैचारिकी विचार में सोवियत संघ था एक तरफ, साम्यवादी से संबंधित था, सोवियत संघ आपका रूस हो गया, और पूंजीवादी से संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी का झलक इस समय आपको रूस का ये जो है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है देखने को मिल जाएगा। शीत युद्ध की वैचारिकी और भौगोलिक धुरी पूंजीवाद बनाम साम्यवाद अर्थात पश्चिमी बनाम पूर्व की थी। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिकी युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने सहयोगी देशों के साथ संलग्न थी। शीत युद्ध इसलिए नाम दिया गया है दोस्तों, दो देशों में, पूरा विश्व दो देशों में बट चुका था और लग रहा था कि बात विवाद हो रहा था, बातों से हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसी को शीत युद्ध कहा गया। दोनों खेमे जैसे अमेरिका और जो रूस था सोवियत संघ, उन्होंने अपने अपने दल को मजबूत किया। इसी के परिणाम स्वरूप जो भारत था गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है गठन किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन यही से आता है, ये शीत युद्ध के चलते ही क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका आता है। ठीक है, इसमें आपके जो है जवाहरलाल नेहरू थे, टिटो थे, तो ये लोग प्रमुख भूमिका निभाएं। आगे चलते हैं 11 नंबर, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी, ये बताना है। तो कृषकों की भूमिका क्या होती है, तो ये बताना है, महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। प्रत्यात्मक होगी, ये नहीं ये शून्य होगी, महत्वहीन होगी नहीं, क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। ये वाला आंसर सही है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, माओ त्से तुंग ने मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उसने असंतोष का मुख्य वाहक कृषक वर्ग को माना। उसने असंतोष का मुख्य वाहक कृषक वर्ग को माना तथा इन्हीं को क्रांति में महत्वपूर्ण भी माना है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये बताना है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत, उपर्युक्त में किसी का भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया था मार्क्स ने। ठीक है, व्याख्या देखिए, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मार्क्स ने किस सिद्धांत को किया? मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने परंपरागत उत्पाद में भूमि, पूंजी तथा संगठन को नकारते हुए श्रम को महत्व दिया। उसने परंपरागत उत्पादन में भूमि, पूंजी और संगठन को नकारते हुए श्रम को महत्व दिया, जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो यह आंसर हो जाएगा 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं उन्हीं के ये दिया गया। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की सर्वोपरि, ठीक है, अवस्था है। ये वाला आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ये कथन है, तो ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। आगे देखिए दोस्तों, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। उनकी अपनी कृति इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में साम्राज्यवाद को परिभाषित किया है। तो लेनिन की पुस्तक का क्या नाम है? इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटल। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटल इनके पुस्तक का नाम है। आखिरी क्वेश्चन है शायद दोस्तों, मार्क्सवाद ने पार्टीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? मार्क्सवाद ने पार्टीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? ये आपको बताना है। वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्ली संघर्ष के संदर्भ में, नस्ली सहयोग के संदर्भ में। तो आपको सभी लोगों को विदित होगा कि उनका जो सिद्धांत दिया गया है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, मार्क्सवाद से संबंधित है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दोस्तों, मार्क्सवाद ने पार्टीशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। उनके अनुसार समाज अब तक का सिद्धांत वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उनके अनुसार समाज का अब तक का जो सिद्धांत रहा है, इतिहास रहा है, वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक पूरक सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्त वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।